नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। सीधे रुक करते हैं बंगाल का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। ये चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का लाभ किसे मिले, ये भी टीएमसी के तोलाबाज ही तय करेंगे। गरीब के घर की योजना को भी ये लोग तोलाबाजों के अधीन देना चाहते हैं। हर घर नल योजना में भी ये लोग तोलाबाजों का दखल चाहते हैं। आप सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन यहां 25 लाख, ये मेरे बंगाल के नौजवान ये आंकड़ा याद रखिए और घर घर जाके बताएंगे, घर घर जाके बताएंगे। मनरेगा में 25 लाख फर्जी मनरेगा जॉब कार्ड बनाए गए। जो पैदा नहीं हुआ था उसका कार्ड बना दिया। जो पैसा गांव में गरीब मजदूर को मिलना चाहिए था उसको टीएमसी के तोलाबाजों ने लूट लिया। साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है, यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है, टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं, आपको जानकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदीर गारंटी, मोदीर गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है, लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे। बांग्लार विकास होबे तभी देशार विकास होबे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए और देश में अब की बार जरूर होगा
एक बार एनडीए सरकार 400 पार। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू, मैं, करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे, सभी नौजवान करेंगे, पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव-गांव के जाना होगा। अगले 100 दिन तक एक घर जाएंगे, 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे, मिलकर को ये बताएंगे, मैं जो कहूंगा वो उनको बताना, मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर एक बार, जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है, आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को। इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं, आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि बंगाल की सभी 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए। टीएमसी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, टीएमसी का मतलब तू, मैं और करप्शन ही करप्शन। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधा हमला प्रधानमंत्री ने किया है। संदेश खाली पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि इंसाफ की गुहार बहने लगा रही थी, लेकिन बंगाल में अपराधी ये तय करते हैं कि कब अरेस्ट होना है। राज्य सरकार चाहती ही नहीं थी कि गिरफ्तारी हो। टीएमसी ने माताओं और बहनों को गुमराह किया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि संदेश खाली का जो मामला है वो बताता है कि टीएमसी माताओं और बहनों के सम्मान को लेकर कितनी गंभीर है। और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार इस वक्त बंगाल में फल फूल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कृष्णानगर में और उसके बाद अब बिहार के दौरे पर वो जाएंगे। बड़ी खबर बेंगलुरु को लेकर है। कैफे ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है। एनआईए जांच कर रही है और बड़ी खबर यह है कि बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो सामने आ गया और उसी वीडियो के आधार पर अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसकी तलाश कर रही हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो सामने आया है। टोपी पहने दिखा संदिग्ध युवक, रेस्टोरेंट में भी वो दिखाई पड़ा। संदिग्ध के हाथ में बैग भी था जिसे वो जो हैंड वॉश एरिया था वहां पर रखकर चला गया। देखिए, तस्वीर रेस्टोरेंट के भीतर की है और रेस्टोरेंट जिस रास्ते से ये संदिग्ध जा रहा था वहां की तस्वीरें देखिए। यही वो व्यक्ति है जो टोपी लगाए हुए है और यही अपने दाहिने कंधे पर बैग टांगे हुए और ये रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहां पर हैंड वॉश एरिया जो है बैग रखकर और निकल जाता है। तो ये रेस्टोरेंट के भीतर की तस्वीर है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये माना जा रहा है कि यही वो संदिग्ध है जिसने बैग रखा और उस बैग में धमाका हुआ था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट से जुड़ा हुआ यही वो संदिग्ध है जिसका सीसीटीवी में जो सुरक्षा एजेंसी उन्होंने ट्रैक किया है। रामेश्वरम कैफे में यह ब्लास्ट हुआ था शुक्रवार को दोपहर 12:56 पर और अब तक की जो जांच है उसमें बात सामने आ चुकी है कि आईडी यानी कि इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था लेकिन 9 लोग इसमें घायल हुए और इसके साथ ही साथ जो आईडी में सर्किट का इस्तेमाल हुआ था वो सर्किट भी मिल गया है और जो पहले धमाके दक्षिण भारत में हुए हैं उनके सर्किट से इसका जो
मिलान है वो हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 मॉड्यूल ऐसे हैं जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बेंगलुरु में कैसे कल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, कैमरों में जो संदिग्ध दिख रहा है वो कैसे कैफे में पहुंचा, इस पर हमारे संवाददाता आशीष की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके को लेकर एक सीसीटीवी काफ़ी अहम सुराग के रूप में सामने आया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही वो सीसीटीवी कैमरा है। रामेश्वरम कैफे से कुछ दूर पे करीब 100 मीटर की दूरी पे लगा हुआ ये कैमरा है। इसी कैमरे में जो संदिग्ध है वो कैप्चर हुआ। अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 11:30 पर यह संदिग्ध जिसने टोपी लगा रखी थी, जिसके कंधे पर एक बैग था, वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है। उसके बाद 11:36 पर वो कैश काउंटर पर पहुंचता है, वहां पर वो कुछ खाने का ऑर्डर करता है। उसके बाद वो 11:44 पर वो हैंड वॉश एरिया पर जाता है और वहाँ पर चुपके से अपने कंधे पर लटका हुआ ये बैग उस हैंड के वॉश के एरिया के पास रखकर उसके बाद 11:45 पर वो कैफ़े से निकल जाता है। और इसके तुरंत बाद 11:45 पर उसके निकलने के बाद 12:56 पर धमाका होता है, जिसमें 9 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम, क्लूज टीम, ये सारे लगातार सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे अहम सुराग इस पूरे मामले में, इस पूरे धमाके में सीसीटीवी को माना जा रहा है और उसी के आधार पर पुलिस की 8 टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर ने का कहना है कि ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है और उन्होंने सहयोग की भी अपील की है लोगों से। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर ये जो 28 से 30 वर्षीय जो संदिग्ध है उसकी तलाश की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस को कुछ कामयाबी इस पूरे धमाके में मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम सिद्धारमैया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दोपहर 1 बजे हाई लेवल मीटिंग हो रही है और राज्य की सुरक्षा के साथ ही साथ बेंगलुरु की जो ये घटना हुई है इसकी जांच को लेकर उसमें बातचीत होगी। तो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने और दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होनी है। इसके साथ ही साथ जो एनआईए है उसकी जांच चल रही है और कई टीमें बनाई गई हैं जो इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसी ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। बेंगलुरु ब्लास्ट में जांच एजेंसियों के रडार पर 3 मॉड्यूल हैं। ये 3 मॉड्यूल आईएसआईएस का बल्लारी मॉड्यूल है, पीएफआई और लश्कर तैयबा है। ब्लास्ट का पैटर्न इन तीनों मॉड्यूल के काम करने के तरीके से मेल खा रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि या तो आईएसआईएस का बल्लारी हो सकता है या पीएफआई हो सकता है या फिर लश्कर तैयबा। जानकारी के मुताबिक तीनों मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए द रामेश्वरम कैफे जहां पर कल 12:56 पर ब्लास्ट हुआ। दूसरी तस्वीर उस संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आ गई सीसीटीवी में, जिस पर बैग रखने की बात सामने आ रही कि यही वो संदिग्ध है जो बैग रखकर आया था, उसमें विस्फोटक था। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 9 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं और अब एनआईए की जो टीम है वो जांच कर रही है और इस जांच में आईडी का जो सर्किट है वो भी बरामद कर लिया गया है और इस पर भी जांच लगातार चल रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट, जांच एजेंसियों को आईडी का सर्किट मिल गया है। जांच के दौरान आईडी सर्किट बरामद किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आईडी का सर्किट बनाया गया था वो भी जांच के दौरान बरामद किया गया है। और उसमें एक और नई जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मैंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ था उसके सर्किट से ये वाला सर्किट मेल खाता है। तो सवाल यही उठ रहा है कि जो 3 मॉड्यूल की बात हो रही है क्या उन्हीं मॉड्यूल का ये घटनाक्रम है, क्योंकि बेंगलुरु को लंबे समय से टारगेट करने की साजिशें चल रही थी और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, बयानबाजी हो रही है। विधानसभा में जो घटना घटी थी उसके बारे में कांग्रेस सरकार अगर सीरियसली लेते तो शायद ये घटना नहीं घटते थे। तो क्या कितना सिली रिएक्शन था, कितना कैजुअल रिएक्शन था। इन लोगों को एक तरफ से एनकरेजमेंट कांग्रेस पार्टी से मिल रहे, सपोर्ट मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, इसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है। ये अच्छा है कि एनआईए वहाँ पहुँच चुका है और उसने तमाम जो घटना घटी है, जो वहाँ बम ब्लास्ट हुआ है या जो भी हुआ हो उसको उसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही वहाँ कुछ कार्रवाई हो सकती है। मुझे विश्वास है कि वहाँ के प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा।
और बेंगलुरु ब्लास्ट के घायलों से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुलाकात की। अस्पताल जाकर घायलों से वो मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि इस धमाके में 9 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मिलने पहुंचे थे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर द रामेश्वरम कैफे के ब्लास्ट में घायल जो लोग हुए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उन्हीं लोगों से मिलने के लिए सिद्धारमैया पहुंचे थे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। 6 मार्च को बीजेपी सीईसी की बैठक होने जा रही है। संभव है तो 6 मार्च को बीजेपी की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक की जो तारीख है वो 6 मार्च संभावित बताई जा रही है। तो जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, ताबड़तोड़ रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। जल्दी ही पहली लिस्ट सामने आने वाली है और इन सब के बीच 6 मार्च को बीजेपी की सीईसी की बैठक भी संभव है। नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर? भारतीय जनता पार्टी के अभी करीब 6 राज्य ऐसे हैं जिनकी अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के सामने उनके उम्मीदवारों के नाम को जाना बाकी। करीब 4 ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी गठबंधन फाइनल होना बाकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो बची हुई लोकसभा की सीटें हैं उनको लेकर 6 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इस चुनाव समिति की बैठक में बचे हुए राज्यों के जो सीटें हैं उन पर चर्चा होगी, प्लस ऐसी सीटें जहां पर अभी जो पिछली बैठक है उन पर बात तो हुई लेकिन निर्णय नहीं हो पाया है, उनको होल्ड रखा गया है, उन सीटों पर भी निर्णय लिया जा सकता है। तो अभी तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 6 मार्च को होना सुनिश्चित हुआ है, जिसमें भाजपा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और बचे हुए जो राज्य हैं उनके कोर कमेटी के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। एक इसमें जानकारी और ऐड ऑन कर दूं कि कल यानी कि 3 मार्च को कुछ राज्यों की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हो सकती है जो बचे हुए राज्य हैं, और अगले 24 घंटे के अंदर जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन फाइनल होना है, सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल होना है, वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। जी बहुत धन्यवाद आपका नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट देने को। वोट की बिसात पर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रहार और पलटवार के बीच समर्थकों को साधा जा रहा है। संदेश खाली को लेकर सियासत के सेंटर में खड़े पश्चिम बंगाल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली पहुंचे थे। वहां करीब 30 मिनट के भाषण में उन्होंने अगले चुनाव का एजेंडा फिक्स कर दिया। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर प्रहार किया। संदेश खाली से लेकर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार तक का जिक्र कर सवाल खड़े किए गए। वोट से चोट करने की अपील की। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात लोगों को कितनी समझ में आई। क्या पीएम मोदी ने बंगाल में नई लकीर खींच दी है? इन सवालों की पड़ताल की है वहां मौजूद एबीपी न्यूज की टीम ने। टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो, टीएमसी सरकार उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई है। टीएमसी को घमंड है कि उसके पास एक निश्चित वोट बैंक है। इस बार टीएमसी का ये घमंड भी टूटेगा। तल्ख तेवर, आक्रामक अंदाज और शब्द शब्द में सख्ती, बिल्कुल इसी लहजे में ममता सरकार पर प्रचंड प्रहार कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसके लिए वो विख्यात है। दीदी के गढ़ से खड़े होकर पीएम मोदी ने उस संदेश खाली का भी जिक्र किया जिससे समूचे बंगाल में खलबली। मां, माटी, मानुष,
ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। संदेश खाली कांड वही हथियार है बीजेपी का जिससे वो लगातार टीएमसी की नीति पर चोट कर रही है। जिस वक्त प्रधानमंत्री हुगली में थे उसी वक्त देश भर में बीजेपी की महिला ब्रिगेड सड़क पर थी। नारी सम्मान के नाम पर ममता बनर्जी के खिलाफ संग्राम छिड़ रखा था। तो सवाल यही है, क्या संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी को बंगाल में वोट दिलाएगा? क्या नारी सम्मान के नाम पर ममता बनर्जी घिर चुकी है? इन सवालों का जवाब जरा उस हुगली के लोगों से सुनिए जहां प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भर रहे थे। बंगाल का परिस्थिति बहुत खराब है सर। कितना? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा ही परिस्थिति खराब है। क्यों? यहाँ जो पॉलिटिकल जो सत्ताधारी पार्टी है, इतना अत्याचारी पार्टी है, इस हिसाब से बहुत ही बुरा हाल। हम आम महिला आपसे गुहार लगा रही है कि हमें बचाइए। आम जनता बोल रही है हमें बचाइए। बंगाल में कुछ होता है तब दीदी क्या करती है, उल्टा यूपी को लेकर आती है। यूपी में क्या होती है, मणिपुर में क्या होता है, लेकिन अपनी खुद बंगाल में जो हो रहा है उसको दिखाइए। उसके आप भी ममता बनर्जी चुप्पी क्यों है? संदेश खाली में बोल रही है कि बाहर को तो लोग, ये बाहर से कहाँ से आइए? उनका आधार कार्ड नहीं है, उनका जॉब कार्ड नहीं। दीदी कह रही है कि सब मिथ्या। दीदी तो उनका बात ही है, सबको झूठा ही बना देती है। वही एक राजा हरिश्चंद्र की बेटी है, बाकी सब झूठा है और कोई नहीं है। ममता दीदी को बोलिए बाहर निकल के, हिम्मत है तो संदेश खाली जाकर देखे। संदेश खाली दीदी जाए वहाँ जाकर बोले, उनको वहाँ से आम पब्लिक से मिले। संदेश खाली का जवाब आने वाले समय में जरूर दिया जाएगा और जनता, बंगाल की जनता देगी ही देगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, जिनमें से 18 सीटें बीजेपी के पास तो 22 ममता बनर्जी के पास है। लेकिन बीजेपी इस बार उलटफेर करना चाहती है, लिहाजा लोगों का सियासी मन टटोलने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची पुरुलिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के उस इलाके में जहां एक वक्त था जब चारों तरफ यहां लाल झंडे का परचम लहराया करता था। और ये वही जमीन है जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को कदम टिकाने के लिए जमीन मुहैया कराई। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में अपने उन तमाम सवालों के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में पुरुलिया लोकसभा के मतदाताओं के लिए क्या होंगे अहम मुद्दे। क्या यहाँ भी संदेश खाली का मुद्दा भारी पड़ेगा या फिर यहाँ मुद्दे होंगे कुछ और। पुरुलिया की सड़क पर चलते हुए श्रीनिवास ने एक दुकानदार के सामने संदेश खाली कांड का जिक्र किया। एक बात बताइए, संदेश खाली के बारे में सुनी है कुछ आप? नहीं, हम नहीं जानते। भाई 24 परगना वाला जो केस है, इसके लिए दीदी से नाराजगी है। हाँ, महिला लोग नाराज है। जी हाँ, ये चुनाव में मुद्दा बन जाएगा। हाँ बनेगा। पक्का बनेगा। जैसे पहले था सीपीएम का ही, उसी तरह से ही लोग भी बंद कर रहा है। गुंडा पानी वोट आ रहा है महिला तो महिला लोग क्या सोच रही है? दीदी का सरकार है यहाँ, तो महिला लोग क्या सोच रही है? दीदी मेरा कोई हेल्प करेगा तब ना उसका पीछे आदमी दौड़ेगा। जब मेरा हेल्प ही नहीं करेगा, जब मेरा घर में मुसीबतें रहेगा, जब हम 2 वक्त के रोटी नहीं पा रहे हैं, हेल्प किस बात के करेगा आदमी? दीदी दादा में चुनना होगा तो क्या करेंगी आप? और वो जब वक्त आएगा तब चुना जाएगा। एबीपी न्यूज की टीम और आगे बढ़ी तो रांच रोड इलाके में एक चाय की दुकान पर कुछ लोग थे। कैमरे का मुंह जब उनकी ओर घूमा तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। दादा, आपको लग रहा है कि ये भी नारी सम्मान का भी कोई मुद्दा बन जाए? नारी सम्मान है तो नारी का उतना सम्मान नहीं देता है, तो ये चुनाव में मुद्दा बन सकता है। मुद्दा बन सकता है। जो टीएमसी सरकार बोलेगा उन्हें कुछ नहीं हुआ, और इन लोग बोलेंगे हुआ, और हुआ तो इसी पे लड़ाई होगी। इसी पे लड़ाई होगी उधर। दादा ये बताइए, टीएमसी कह रही है कि ये बीजेपी वाले जो है षड्यंत्र कर रहे हैं, सब सजा के, और ये पूरा ठीक नहीं है, ये गलत तो है। आपको लग रहा है षड्यंत्र है? देखिए, जितना वहाँ हुआ है, घटना जितना हुआ है, वो अपोनेंट पार्टी उससे ज्यादा बोल रहा है।
लेकिन घटना हुआ है, ये सही है कि घटना हुआ है वहाँ। लेडीज हम लोग का मुख्यमंत्री है, लेडीज के लिए लेडीज नहीं कुछ नहीं करता है। यह बात भूल, कुछ नहीं किया, ये बात जो बोलता है ना, ये बात जो बोलता है, जो भी बोले, पब्लिक बोले या कोई पॉलिटिकल पार्टी बोले, कुछ नहीं किया, ये सरासर भूल बोल रहा है। अरे कुछ किया तब तो देश इतना आगे बढ़ा। कहते हैं सियासी चर्चा के लिए चाय की दुकान से मुफीद जगह और कोई नहीं हो सकती। चाय के उबाल में राजनीति परिलक्षित होती है, लिहाजा श्रीनिवास ने एक और शख्स के मन को टटोलने की कोशिश की। कुछ माहौल लग रहा है चुनाव बनाओ जैसे। चुनाव में मोदी साहब आएगा और कौन आएगा? क्यों आएगा? बढ़िया काम कर रहा है, देश का सुरक्षित है अभी। और जो ये है हम लोग का जो आर्मी है बहुत फैसिलिटी दिया है, पहले सरकार तो नहीं दिया था, अभी तो पूरा आर्म्स दे रहा है। जो पहले जवान लोग का भर्ती होता था परमानेंट वाला, अब कह दिया भैया 4 साल ही नौकरी रहेगी जवानों की। अग्निवीर वो सेहत के लिए अच्छा है, युवा के लिए ट्रेनिंग अच्छा है, बढ़िया। उसके बाद क्या करेगा 4 साल? उसका सुनिए, आज जो आदमी काम करता है फैक्ट्री में, लॉकआउट हो जाता तो क्या काम करता है, दूसरा खून ढूंढ लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत। मतलब दीदी नहीं दादा ही बढ़िया है। दीदी का मत बोलिए, बहुत घोटाला है। 3 मिनिस्टर जेल में है। दीदी बोल रही है कि मोदी जी पकड़ पकड़ के जबरदस्ती डाल दे रहे हैं। जो जज है वो लोग तो बोका आदमी नहीं है, ना जज तो देखता है जो इसका ऊपर में क्या लगा है। आरोपी आपको बोल देगा वो थोड़ी होता है, वो तो पेपर देख के बात बोलता है। नहीं, यहाँ पर जो काम हो रहे हैं ना वो आप बुरा नहीं हो रहा है, तो होगा मतलब नहीं हो रहा है। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया। एक घुट और चाय पीजिए आप, एक घुट पीजिए, फिर बात करेंगे, ठंडी हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि आप बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। नहीं दादा। ये बताइए आप, तो महंगाई है, चाय कितने की आ रही है? सुनिए, ये तो 5 रुपया का है, लेकिन पहले हम 500 रुपया कमाता था, अभी कितना कमा रहा है? 1500 2000 पर डे, तो 5 रुपया क्या मुराद है? कुछ नहीं है। पहले 2 रुपया में चाय मिलता था। तो जैसा देश इंटरनेशनल देश बढ़ेगा उतना ये होगा पैसा। वहां से आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक और शख्स मिला श्रीनिवास को, उनसे भी मन की बात जानने की कोशिश की गई। आप ही का दुकान है? मेरी दुकान है। दुकानदारी वगैरह सही है? सही है। तो ये बताइए, जब सब कुछ सही चल रहा है तो अब चुनाव में किसका सही चलेगा? चुनाव में हम लोग का स्टेट में तो बंगाल में दीदी ठीक है, सेंट्रल में हम लोग का मोदी ठीक है, तो अभी तो सही है। तो अभी तो सेंटर वाला चुनाव है, सेंट्रल में मोदी है ठीक है। तो क्यों ठीक है? ठीक है सर, देश का उन्नति हो रहा है, इसलिए देश में उन्नति हो रहा है, देश का तरक्की हो रहा है। आपका उन्नति कितना हुआ? मेरा भी उन्नति हुआ है। क्या हुआ है? आगे आइए थोड़ा। अरे उन्नति हुआ तो आगे ना आएंगे। हाँ, क्या हुआ उन्नति? उन्नति मेरा दुकान खरीद लिया हम अपना दुकान खरीद लिया? हाँ, वहाँ दुकान है अपना। अच्छा, दुकानदारी अच्छा चल रहा, सब बिजनेस ठीक चल रहा। कह रहे हैं उन देश का उन्नति हो रहा है, इसलिए फिर से मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। दीदी हम लोग का बंगाल के लिए ठीक है, सही है। ये बताइए तौफीक साहब, तौफीक का मतलब क्या होता है? तौफीक का मतलब अता करना, मतलब देना। तो यही हम पूछ रहे कि इस बार किसको आप लोग तौफीक अता फरमाएंगे? चुनाव आ रहा है। ममता बनर्जी। ममता दीदी अच्छी लग रही हैं। बहुत अच्छी है माशाल्लाह। पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, फिर दीदी की ओर रुख किया और अब मोदी के साथ। 1977 से 2014 तक लेफ्ट कैंडिडेट जीतते रहे। 2014 की मोदी लहर में यहाँ की जनता टीएमसी के साथ चली गई, मगर 2019 में यहाँ के लोगों ने बीजेपी के ज्योतिर्मय सिंह महतो पर यकीन किया। इस बार लोगों का रुख क्या है वो जानिए। क्या लग रहा है, कौन निकल जाएगा आगे? हमारा मोदी का ख्याल है, पक्का मोदी निकलेगा। जब आदमी आप कह रहे हैं महंगा भी है, कह रहे हैं मोदी। अब महंगा तो क्या दीदी का सामने ऐसा ही हो रहा है ना, कि उधर बंगाल का तो नहीं ना है। आपको मोदी जी क्यों पसंद आ रहे हैं? वाह भैया, काम बढ़िया करता है, जो भी काम करता है बढ़िया करता है। जैसे सब है, रामलला हुआ और सब हुआ, किसी का घर दुआ नहीं है उसको भी हेल्प कर, मगर वो अच्छा है। पुरुलिया से करीब 250 किलोमीटर दूर हुगली में प्रधानमंत्री हुंकार भर रहे थे।
वहां से संदेश खाली के अत्याचार के बहाने दीदी की ममता को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ यूं राम मंदिर के बहाने पुरातन वोट को गोलबंद करने की कोशिश की। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह रामलला का स्वागत हुआ, श्री राम के प्रति बंगाल के लोगों की जो आस्था है, उससे पूरा देश प्रभावित है, प्रेरित है। तो आगे सवाल यहीं से कि क्या पश्चिम बंगाल में इस बार राम मंदिर भी अहम फैक्टर होगा? सुनिए जरा पुरुलिया के लोग क्या कह रहे हैं। इस वक्त हम पुरुलिया में रेलवे स्टेशन के पास मौजूद हैं, अपने उन तमाम सवालों के साथ जिसका जवाब आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर आने वाले लोकसभा चुनाव के वक्त क्या होगा यहाँ के मतदाताओं का सियासी मिजाज। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं मिली, इनसे ही शुरू करते हैं। लक्की भंडार पा रही हैं? लक्की भंडार दे रहा। तो लक्की भंडार का कुछ जलवा रहेगा क्या वोट देते वक्त? वो सब कर नहीं, कोई असर रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। तो क्या असर रहेगा? तो उस चीज का वो बात अलग है। दीदी दया करती है, हम लोग को भी काम में आता है। जब जो विकास अच्छा करेगा उसी पे वोट जाएगा। और दादा अच्छा कर रहे हैं। दादा क्या क्या किए ये भी बताइए। दादा तो बहुत कुछ किए हैं, बता दीजिए। राम मंदिर बनवाए, कब का माने कितना हजार पुराना माने मंदिर था, मुसलमान सभी सब करके रखा था, उनको हटा के मंदिर बनवाए तो सबसे बड़ा काम तो हुआ। हाँ, सबसे बड़ा काम तो वही हुआ। मंदिर का मुद्दा रहेगा। अयोध्या का मंदिर जो खुश है और कृष्ण जी का मथुरा में वो बना दिया। मतलब आप कह रही है कि राम जी का जो मंदिर बना दिया उससे खुश हैं और अब कृष्णा जी का मथुरा में बना दिया। मथुरा जो बनारस में हो रहा, जो हम लोग को है ज्ञान व्यापी। बस मंदिर मंदिर मुद्दा है। सबके मुंह में राम कृष्ण जी का नाम चाहिए। सबके मुंह में कैसे हो जाएगा? राधा क्यों नहीं होगा? मोदी जी बोलने से ही होगा। मोदी जी बोलता है, ममता जी भी बोलता है, जो बोलेगा हम लोग को सनातन धर्म में हरे कृष्ण हरे राम बस यही बोलना। तो मतलब कह रही है देश में सनातन की सत्ता हो। हाँ। सनातनी चाहिए आपको। हम लोग हिंदू है तो सनातन नहीं चाहेंगे। धर्म तो सब एक ही है, भगवान भी एक ही है, बस लेकिन सनातन चाहिए सब। पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण समझिए जरा। यहाँ सबसे ज्यादा दलित 20%, आदिवासियों की तादाद 15.6% है, जबकि मुस्लिमों की संख्या करीब 8.5% है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास जो भी लोग मिले, एबीपी न्यूज ने उनसे पूछा तो वो राम मंदिर को लेकर भाव विभोर दिखे। तो ये सरकार जो काम कर रही है। कौन सी सरकार? मोदी सरकार जी बहुत अच्छा से काम कर रही है। हम लोग को जो ले गई है बाहर में घुमाना है, खाना। घुमाई आप? अयोध्या। अच्छा, मोदी सरकार ले गई थी? मालूम तो वही है जो मोदी सरकार ले गई है, कारण ये बहुत पश्चिम बंगाल सब भी जानते हैं जो ये मोदी सरकार भी बहुत अच्छा से सब काम किए हैं। दर्शन करा के लाए? हाँ, बहुत अच्छा दर्शन हो अच्छा दर्शन हो गया। हम लोग तो जय श्री राम है ना, तो हम लोग तो बीजेपी है। जय श्री राम है? हाँ, हम लोग जय श्री राम है। कहीं सीताराम ना हो जाए? नहीं, हम लोग जय श्री राम है। डर नहीं लगता है? नहीं, किससे डर लगेगा जब प्रभु साथ है तो क्या चीज का डर है? तो इधर से मोदी जी वाले राम जी, उधर से ममता दीदी वाले लक्ष्मी भंडार। लक्ष्मी भंडार तो साइड से है, पहले तो जय श्री राम है ना। पहले तो जय श्री राम है ना। लक्ष्मी जी बाद में? लक्ष्मी जी बाद में। तो क्या नाम है? लक्ष्मी रजक। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए लक्ष्मी जी, आप तो लक्ष्मी के साथ जाएंगे ना? नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि लक्ष्मी के साथ ही जाना है। काम जो करेगा उसी के साथ जाना है। काम डिसाइड करना पड़ेगा किसका बढ़िया आपको ज्यादा लग रहा है? काम ज्यादा मोदी का ही है। हो गया आपका काम, समझ गए हम। काम तो कर रहे हैं ना, काम तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। कौन कौन सा काम? हम लोग को गैस दिए हैं ना, उजाला गैस। 2-4 दिन 500 रुपया 1000 रुपया देने से कोई फायदा होगा क्या? तो कितना चाहिए? कितना चाहिए? काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग को। हम लोग गर्वित है कि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों का सपना पूरा किया है। हमारे अयोध्या धाम में रामलला को स्थापन किया गया और हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो मतलब मोदी जी आपको लग रहे हैं? एकदम। एकदम। पुरुलिया में मोदी जी एकदम। जाहिर है 400 सीट जीतने का लक्ष्य तय करने वाली बीजेपी के लिए वोटरों के ये विचार किसी बूस्टर डोज से कम नहीं।
प्रधानमंत्री मोदी को यकीन है कि बंगाल उनके लक्ष्य की सीढ़ी बनेगा। मैं आज बंगाल को वादा कर रहा हूं, मेरी गारंटी है, ये लूटने वालों को लौटाना पड़ेगा। ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है। और मोदी न इनकी गालियों से डरता है, इनके हमले से डरने वाला, रुकने वाला मोदी नहीं है। हालांकि ममता बनर्जी भी डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन पुरुलिया का मन कितना बदलेगा, चुनाव में रुख क्या रहेगा, ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा।